आदाब नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अफशन जबीन। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सावित्री बाई फुले का यौम पैदाइश महिला शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। प्रजा भवन में समाजी मसले सावित्री बाई फुले के यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद। रियासती वजीर सितक्का ने सावित्री बाई फुले को पेश किया खिराज अकीदत। प्रजा पालना में दी गई दरख्वास्तों के अलावा किसानों को नया हल्फनामा क्यों देना पड़ता है? हल्फनामा तो रेवंत रेड्डी को देना चाहिए। रैतु बंधु को दबाने का कांग्रेस हुकूमत का मंसूबा। तेलंगाना भवन में कारगुजार सदर केटीआर का मीडिया से खिताब। %42 तहफुजात की फराहमी के बगैर मजालिस मुकामी के इंतखाबात का इनेकाद गैर मुनसिफाना। सावित्री बाई फुले की यौम पैदाइश को सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान तेलंगाना जागृति की बड़ी कामयाबी। इंदिरा पार्क पर अजीमुशान पीसी महासभा से कविता का खिताब। तेलंगाना स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट में बेहतरीन सतह पर बॉक्सिंग और क्रिकेट मराकज कायम करने का मंसूबा है। यूसुफगढ़ में तरबियत मुकम्मिल करने वाले कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड से डीजीपी जितेंद्र का खिताब। तेलंगाना भर में सर्दी की शदीद लहर जारी। आदिलाबाद में कम से कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड। अगले 3 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद कमी का इम्कान। दिल्ली के लोगों पर 10 साल से आपदा छाया हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जलसा आम से खिताब। राहुल गांधी ने बीजेपी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा हुकूमत पेपर लीक के खिलाफ तलबा की आवाज को दबा रही है। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने समाज के तमाम तबकात के लिए एक तहरीक रही सावित्री बाई फुले के यौम पैदाइश को महिला शिक्षक दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। हुकूमत ने सावित्री बाई फुले का यौम पैदाइश हर साल 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के तौर पर मनाने इस सिलसिले में अहकामात भी जारी कर दिए हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने एक बयान में कहा कि सावित्री बाई ने तालीम के जरिए ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की बुनियाद रखी और समाज में ख्वातीन की बराबरी के लिए जदोजहद भी की। अवामी हुकूमत सावित्री बाई फुले की उमंगों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने फूले जोड़े की खिदमत और समाज के लिए इनकी कुर्बानियों को याद किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सावित्री बाई ने हिंदुस्तानी समाज में तारीखी तब्दीली की बुनियाद रखी। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ख्वातीन बरादरी को तालीम फराहम करने और इस्तेसाल ज़दा तबकात को इंसाफ फराहम करने के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत सावित्री बाई की उमंगों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। 1 करोड़ ख्वातीन को करोड़पति बनाने के मकसद के साथ हुकूमत ने ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने को अव्वलीन तरजीह दी है। खातून बरादरी को तमाम शोबों में रोजगार के मौक़े फराहम करने के लिए हुनर पैदा करने के लिए इख्तिराई प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। वज़ीर बहबूदी ख्वातीन और अतफाल की बहबूद इंसुविया सितक्का ने जुमे को प्रजा भवन में समाजी मसला सावित्री बाई फुले के यौम पैदाइश पर इनकी तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत नजर करके इक़राज अक़ीदत पेश किया। फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मीतू साई कुमार, प्रजा कवि जयराजू, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के चेयरमैन साथू मलेश और विजन विज्ञान विदेका के चेयरमैन रमेश के साथ सितक्का ने ख्वातीन की तालीम और बाइख्तियार बनाने में फूले के तौन पर रोशनी डाली। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर सितक्का ने सावित्री बाई फुले के यौम पैदाइश को सरकारी तौर पर महिला शिक्षक दिवस के तौर पर तस्लीम करने के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी का इजहार तशक्कुर किया, जो दलित और पसमानदा तबकात का दरीना मुतालबा है। मोहतरमा सितक्का ने कहा, सावित्री बाई फुले की
जिंदगी और कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए एक तहरीक है। समाजी पाबंदियों को नज़रअंदाज करते हुए पसमानदा अफराद के लिए 50 स्कूल कायम करने की इनकी कोशिशों ने ख्वातीन और पसमानदा तबकात समेत लाखों लोगों के लिए तालीम की बुनियाद रखी। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए हुकूमत से सवाल किया कि प्रजा पालना में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों के अलावा किसान नए हल्फनामा क्यों दे। केटीआर ने तजवीज़ पेश की कि हल्फनामे तो किसानों को नहीं रेवंत रेड्डी को देना चाहिए। केटीआर ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर में रियासत में ज़राई शोबे के लिए भी वादा किया था। इंतखाबात के दौरान कांग्रेस लीडरों ने बॉन्ड पेपर लिख कर दिए और अब किसानों को गांव में हल्फनामा देने को कहा जा रहा है। केटीआर ने कहा कि मैंने इससे ज़्यादा अजीब बात कभी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की हुकूमत बरसर इख्तिदार आई तो इसने जमहूरियत की आड़ में तमाम तबकात से दरख्वास्तें वसूल की गईं। केटीआर ने कहा कि 6 करोड़ अवाम ने महालक्ष्मी रैतु भरोसा, ग्रह ज्योति और इंदिरा माँ घरों के लिए दरख्वास्तें दी हैं। केटीआर ने सवाल किया कि क्या ये मालूमात हुकूमत के पास नहीं होनी चाहिए, अब किसानों से हल्फनामा क्यों मांग रहे हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो केसीआर हुकूमत के जरिए मुतारिफ कराई गई रैतु बंधु स्कीम को रोकने की साजिश कर रही है। केटीआर ने कहा कि केसीआर ने कहा था कि किसानों को हुकूमत करनी चाहिए, जबकि रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसानों को भीख मांगनी चाहिए। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद 2014 में वजीर आला केसीआर की क़यादत में टीआरएस हुकूमत ने किसान को बादशाह बनाने और ज़राअत को मुस्तहकम करने के लिए एक इनकलाबी मनसूबा तैयार किया। किसानों से मोहब्बत रखने वाले लीडर होने के नाते केसीआर ने किसान को सरमायाकारी देने का मंसूबा बनाया और इस पर अमल दरामद हुआ। एक बार नहीं, लगातार 11 सीजन के लिए बगैर किसी सूद के बराह रास्त इनके खातों में रकमात जमा की गई। केटीआर ने याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर इसे रोक दिया है। ఎన్నికలకు ముందేమో కాంగ్రెస్ ఇస్తది రైతు డిక్లరేషన్, కాంగ్రెస్ ఎన్నికలకు ముందు రైతు డిక్లరేషన్ పేరిట బిల్డప్. కానీ ఎన్నికలు అయిపోయినాక ఇప్పుడేంది, రైతులు ఊళ్ళలో ప్రమాణ పత్రం అన్నట, గవర్నమెంట్కు రైతు ప్రమాణ పత్రం అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఇక ఇంతకంటే విచిత్రమైన ముచ్చట మేమైతే అన్నట్టు వినలేదు. మాకు ఇంకా ఆశ్చర్యం ఎక్కడ అనిపిస్తుందంటే, ఇదే ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే వచ్చిన మొదటి 10-15 రోజులలోనే ఈ డ్రామా షురూ చేసిండ్రు. ఏమని పెట్టి రానాడు, ప్రజాపాలన దరఖాస్తులు పెట్టుకోండి అంటే పాపం 1,06,00,000 మంది దరఖాస్తులు పెట్టుకున్నారు. ఈ దరఖాస్తులలో మీరు చూడొచ్చు, స్పష్టంగా రాసింది ఇక్కడ రెడ్ మార్క్తోని ఇక్కడ మార్క్ చేసి ఉంది. ఈ దరఖాస్తులు దేనికి తీసుకున్నారు అన్నాడు, దేనికంటే మహాలక్ష్మి, రైతు భరోసా, గృహజ్యోతి, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు, చేయూత పథకంల కొరకు ఈ ప్రజాపాలన దరఖాస్తులు 1,06,00,000 దరఖాస్తులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వీకరించింది. ప్రజాపాలన అయిపోయినాక చెప్పింది, మేము స్వీకరించినాం దరఖాస్తులు, మాకు దరఖాస్తులు అందినాయి, ముట్టినాయి అని చెప్పిండ్రు. ఇది ప్రజాపాలనలో ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఆనాడు రైతు భరోసా కోసం కూడా రాష్ట్రంలోని రైతులందరి దగ్గర సమాచారం సేకరించింది, తీసుకున్నది. ఇలా ప్రభుత్వం దగ్గర ఉండాలి. అది కాకుండా విచిత్రం ఏంటంటే ఇప్పుడు మళ్ళొక్కసారి కొత్త డ్రామా. మొన్నటిదాకా కులగణన అని చెప్పి రాయించుకోమన్నారు, అంతకుముందేమో ప్రజాపాలన అని చెప్పి ఆగమాగం చేసిండ్రు, చాంతాడంత లైన్లు కట్టించారు ఎక్కడికక్కడ. ఇప్పుడు మళ్ళా కొత్తగా రైతులు ఊళ్ళల్లో ప్రమాణపత్రం ఇవ్వాలి, ఇస్తేనే మేము మీకు పైసలు ఇస్తాం. ఇవాళ నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నా, ఎవరు ఇవ్వాలి ప్రమాణపత్రం? నిజానికి మీకేమైనా సిగ్గుందా అసలు? నీ ప్రభుత్వానికి ఎవరు ఇవ్వాలి అసలు? నువ్వు ఇవ్వాలి, నీ ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి ఊరూరా ప్రమాణపత్రము, డిక్లరేషన్. ఏమని ఇవ్వాలి నువ్వు చెప్పు. నువ్వు అసలు నీ ప్రభుత్వం రుణమాఫీ చేసింది అని బయట డైలాగులు కొడుతున్నావు. పెట్టు ఊళ్ళల్లో లిస్టు, ఏ ఊళ్ళో ఏ రైతుకు ఎంత రుణమాఫీ అయిందో దమ్ముంటే పెట్టు లిస్టు. ఏ ఊరిలో ఏ రైతుకు నీ ప్రభుత్వం ఎంత రుణమాఫీ చేసింది, ఎన్ని ఎకరాలకు చేసింది, ఎన్ని లక్షలకు చేసింది పెట్టు దమ్ముంటే. ఊళ్ళో పంచాయతీ కాడ, గ్రామ పంచాయతీ ఆఫీస్ కాడ మొత్తం లిస్టు పెట్టు, ఎవరికి ఎంత అయిందో తెలియదు ప్రజలకు కూడా. రెండవది, ఏమి ఇవ్వాలి నువ్వు? డిక్లరేషన్ నువ్వు ఇవ్వాలి, నీ ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి. ఏమి ఇవ్వాలి
చెప్పాలి నువ్వు ఈ ఊరిలో ఎంతమంది భూ యజమానులు ఉన్నారు, ఎంతమంది కౌలు రైతులు ఉన్నారు, రేపు నువ్వు భూ యజమానులకు రైతు భరోసా ఎట్లా ఇవ్వబోతున్నావు, ఎట్లా నువ్వు కౌలు రైతులకు ఇవ్వబోతున్నావు, లిస్టు పెట్టు. డిక్లరేషన్ నువ్వు మూడో డిక్లరేషన్ నువ్వే ఇవ్వాలి. ఏ ఊర్లో బోనస్ ఎంతమందికి ఇచ్చినావు పెట్టు, ఏ ఊర్లో కాంటా ఎంత పెట్టినావు, ఏ ఊర్లో ఎంత కొనుగోలు చేసినావు, ఎంత జోకినావు, ఎంత కొన్నావు, ఎంతకు నువ్వు పైసలు ముట్టినాయి పెట్టు లిస్టు. అట్లే ఇంకోటి పెట్టాలి లిస్ట్. నువ్వు ఏ ఊళ్ళో రైతు కూలీలు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎవరికి ఎంత బాకీ పడ్డావు ఒక గా లిస్టు పెట్టు. డిక్లరేషన్ ఇవ్వాల్సింది రైతులు కాదు, ప్రమాణ పత్రం ఇవ్వాల్సింది రైతులు కాదు. ఇవాళ ఇమానం తప్పిన ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి, నీతి తప్పిన బేయిమాన్ ప్రభుత్వం ఇది. మీరు ఇవ్వాలి ప్రమాణ పత్రం రైతులకు. ఊరూరికి లిస్టు పెట్టు. పెద్దలు ఓ సామెత చెప్తారు, ఒక కుక్కను చంపే ముందుగా దానికి పిచ్చి కుక్క అని ముద్రేయాలి, అట్లయితే దాని సంపుడు అల్కగా అవుతుంది. ఇప్పుడు రైతు బంధు పథకాన్ని కూడా బొందబెట్టే ప్రయత్నం ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుంది. ముమ్మాటికి నేను మా పార్టీ తరఫున ఆరోపణ చేస్తా ఉన్నా. రైతు బంధు అనే ఒక విప్లవాత్మకమైన పథకాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ తెస్తే కేసీఆర్ ఆనవాళ్లను లేకుండా చేస్తా అని ఎప్పుడైతే రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిండో అప్పుడే రైతులందరూ రాష్ట్రంలో అర్థం చేసుకుని ఉండాలి. దీన్ని కూడా ఖచ్చితంగా మింగేస్తాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ, దీన్ని కూడా బొందబెడుతుంది రైతు బంధును అని. ఎన్నికల तेलंगाना जागृति की क़यादत में पसमानदा तबक़ात के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम तहरीक शुरू हो चुकी है, जिसका मकसद पसमानदा तबक़ात BC को इनके आइनी और समाजी हुकूक़ की फराहमी को यकीनी बनाना है। इस सिलसिले में तेलंगाना जागृति की सदर और रुकन क़ानून साज कौंसिल के कविता ने वाज़ेह तौर पर कहा कि BCs के लिए 42% रिजर्वेशन के बगैर 40 मुकामी और इदारों के इंतख़ाबात का इनेक़ाद गैर मुनसिफ़ाना होगा। वो सावित्री बाई फुले की यौम पैदाइश के मौके पर इंदिरा पार्क पर मुनक़्क़िदा ज़बरदस्त BC महासभा से खिताब कर रही थी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जल्द अज जल्द पसमानदा तबक़ात के हक़ीक़ी एदाद व शुमार के लिए फिलफोर सर्वे किया इक़दामात रुबाह अमल लाए और शफाफ रिजर्वेशन पॉलिसी को अपनाएं। के कविता ने मुतालबा किया कि BC की मरदमशुमारी के लिए कमीशन तश्कील दिया जाए ताकि हक़ीक़ी एदाद व शुमार जमा किए जा सके और इन अदाद व शुमार की बुनियाद पर पसमानदा तबक़ात को इनके जायज़ हुकूक़ फराहम किए जा सके। उन्होंने कहा कि अगर पसमानदा तबक़ात का दुरुस्त सर्वे ना किया गया तो इनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं होगा। रियासत में 42% रिजर्वेशन के बगैर इंतख़ाबात के इनेक़ाद का कोई जवाज़ नहीं है। हुकूमत को BCs की सही गिनती और इनकी आबादी के मुताबिक हुकूक़ की फराहमी के लिए ठोस कदम उठाना होगा। के कविता ने पसमानदा तबक़ात के साथ कांग्रेस और BJP की जानिब से की गई नाइंसाफ़ियों को उजागर करते हुए कहा कि कांग्रेस ने नेहरू दौरे हुकूमत में काका कॉलियर कमीशन की सिफारिशात को मुस्तरद किया, जो पसमानदा तबक़ात के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी थी। 1980 में मंडल कमीशन की सिफारिशात को कांग्रेस ने नज़रअंदाज किया और इस पर अमल दरामद नहीं किया। BJP ने भी BCs के मफादात को नुकसान पहुंचाया। VP सिंह हुकूमत जो पसमानदा तबक़ात के लिए काम कर रही थी, इस हुकूमत को भी BJP ने ख़त्म कर दिया। 2011 में की गई ज़ात पात पर मुबनी मुर्दमशुमारी रिपोर्ट को UPA और मौजूदा NDA दोनों हुकूमतों ने आम नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह हकीकत अयां हो चुकी है कि कौमी जमातें, चाहे वो कांग्रेस हो या BJP, दोनों ने पसमानदा तबक़ात को हमेशा नज़रअंदाज किया है और इनके हुकूक़ से इनकार किया है। कविता ने कहा कि इलाकाई जमातों जैसे तेलंगाना में BRS और आंध्र प्रदेश में NDR की क़यादत की सिताइश करते हुए कहा कि सिर्फ इलाकाई जमातें ही BCs के हुकूक़ की फराहमी में मुक़ल्लिस और संजीदा रही हैं। के कविता ने तेलंगाना जागृति की कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत ने सावित्री बाई फुले की यौम पैदाइश को सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया, जो तेलंगाना जागृति की तहरीक का नतीजा है। BC तबक़ात के हुकूक़ के हुसूल के लिए शुरू करदा तहरीक ने हुकूमत को फैसला कुन इक़दामात पर मजबूर किया है। कविता ने कहा कि ये वक्त BC तबक़ात को इनका हक़ देने का है और इनके हक़ के लिए हर मुमकिन जदोजहद जारी रहेगी। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि वो पसमानदा तबक़ात की हक़ीक़ी आबादी के मुताबिक रिजर्वेशन फराहम करे और इंतख़ाबात के इनेक़ाद से क़ब्ल तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी को यकीनी बनाए। BC तबक़ात ने कविता की तहरीक पर मुकम्मल यकीन का इज़हार किया और
कहा कि महासभा में 80 से ज्यादा बीसी तंजीमों ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि कविता पर अटूट भरोसा का इजहार किया। महासभा में हजारों अफराद ने शिरकत की। सदर जागृति ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने ख्वातीन को तालीम की रोशनी दी। अब हमें बीसी तबकात को इनका आईनी हक दिलाना होगा और इसके लिए इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। ఉన్నటువంటి మన ఆడబిడ్డలకు పండగ దినం సావిత్రిబాయి పూలే గారి జన్మదినం. మరి సావిత్రిబాయి పూలే గారి 194వ జయంతి సందర్భంగా అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. మరి సావిత్రిబాయి పూలే అంటే ఆమె మామూలు బిడ్డ కాదు, ఒక పులి బిడ్డ. భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఆడబిడ్డలందరూ ఇవాళ చదువుకుంటున్నారంటే రోజు పొద్దున్న లేస్తే ఆమెకు దండం పెట్టుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి. మరి సావిత్రిబాయి పూలే గారు తన జీవిత ప్రస్థానం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆమె కూడా చదువుకోలేదు, కానీ ఒక మహనీయుడిని ఆమె పెళ్లి చేసుకున్నది. బాపు జ్యోతిబా పూలే గారు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత తన భార్య చదువుకోవాలని దగ్గరుండి భార్యను చదివించిన తర్వాత సావిత్రిబాయి పూలే గారు అనేక మంది ఆడబిడ్డలకు తాను స్వయంగా చదువు చెప్పింది. ఎంతో మందికి చదువు నేర్పినటువంటి వ్యక్తి సావిత్రిబాయి పూలే గారు. మరి ఆ ఇద్దరు పుణ్య దంపతులు ఉద్యమంలోనే కాదు అన్నిట్లో కూడా జీవిత పర్యంతం కలిసి కష్టపడ్డారు. మొత్తం సమాజ ఉద్ధరణ చేయాలంటే విద్యా వికాసం కావాలని చెప్పి వారిద్దరు విద్య కోసం ప్రయత్నం చేశారు. చాలా అవమానాలు చేసిండ్రు. పాపం ఆమె బజార్లో నడిచిపోతుంటే రాళ్లతో కొట్టిండ్రు. ఒకప్పుడు మీద పేడ నీళ్లు చల్లినటువంటి పరిస్థితి ఉండే. అయినా సరే మొక్కువని ధైర్యంతో మరి సమాజ వికాసమే నాకు కావాలని ముందుండి పోరాటం చేసినటువంటి మహనీయురాలు సావిత్రిబాయి పూలే. వారి జయంతిని ఇంత పెద్ద ఎత్తున మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అన్నది నిజంగా తెలంగాణ బీసీ బిడ్డలది, తెలంగాణ బిడ్డలందరికీ కూడా జన్మ ధన్యమైనట్టుగా నాకు అనిపిస్తా ఉన్నది. అదేవిధంగా మరి వాళ్ళ మనం సావిత్రిబాయి పూలే గారి జన్మదినం సందర్భంగా ఇంతమందిని కలిసినాం. ఆవిడ ఉద్యమ స్ఫూర్తిని మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మరి ఇవాళ ఉద్యమం దేనికోసం చేయాలి ఒకసారి మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. చరిత్ర తెలుసుకున్నోడే భవిష్యత్తు నిర్మాణం చేస్తారని చెప్తారు. మరి 75 ఏళ్ళు అవుతుంది భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి. మరి ఇక్కడ ఇంతమంది బీసీ బిడ్డలు ఉన్నాం. ఈ 75 ఏళ్ల స్వతంత్ర భారతదేశంలో మనకి ఏం జరిగిందన్నది ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. నిజానికి చాలా మంది గొప్ప గొప్ప మాటలు చెప్తారు. కులం లేదు, కులరహిత సమాజం నిర్మిస్తామని చెప్తారు. కానీ అది వాస్తవమా? భారతదేశంలో కులం ఉన్నది, అది వాస్తవం. ప్రతి ఒక్కరం కులాల ఆధారంగానే బతుకుతా ఉన్నాం, అది కూడా వాస్తవం, కాదనలేనటువంటి వాస్తవం. అయితే భారతదేశ రాజ్యాంగం రాసినటువంటి పెద్ద మనుషులందరూ కూడా కులం వాస్తవం కాబట్టే కులం ఆధారంగా కొన్ని రక్షణలు కల్పించినారు. చాలా సంతోషకరం. ఎస్సీలలో ఉన్న కులాలకు, ఎస్టీలలో ఉన్న కులాలకు భారతదేశ రాజ్యాంగంలో కొన్ని రక్షణలు కల్పించినారు. నిజంగా ఆ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కు భారతదేశ ప్రజలందరూ కూడా చేతులెత్తి మొక్కాలి. లేకపోతే ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఇంతవరకు కూడా ఎటువంటి ఫలాలు కూడా దక్కకపోతుండే. కానీ బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే అదే సందర్భంలో బీసీలలో ఉన్నటువంటి కులాలన్నిటికీ కూడా రాజ్యాంగంలో చేర్చి రక్షణ కల్పించుంటే బాగుండేది. కానీ అది జరగలేదు. మరి అది జరిగి ఉంటే ఇవాళ నేను బలంగా చెప్తా ఉన్నా, మన బీసీల సంఖ్యాబలంతో నేను చెప్తా ఉన్నా, ఆనాడే రాజ్యాంగంలో బీసీలకు రక్షణ దొరికి ఉంటే ఇవాళ భారతదేశం అభివృద్ధిలో అమెరికాను దాటేసి ఉండేది అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం ఈ సందర్భంగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కానీ జరగలేదు. జరగకపోగా తర్వాత ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఎంతో మంది ఉద్యమాలు చేస్తే 1953లో నెహ్రూ గారు ఆనాడు ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారి బీసీల మీద అధ్యయనం చేయడానికి కాకా కాలేల్కర్ కమిషన్ అని చెప్పి వేయడం జరిగింది. పాపం ఆయన పెద్ద మనిషి, మంచిగా చదివిండు, పరిస్థితులు అధ్యయనం చేసిండు, భారతదేశం అంతా తిరిగిండు, 2 ఏళ్లలో రిపోర్ట్ ఇచ్చిండు. అయితే నెహ్రూ గారు ఏం చేసిండంటే ఆనాడు, నువ్వు రిపోర్ట్ ఇచ్చినావు కరెక్టే, 2399 కులాలు ఉన్నాయి బీసీలల్లా అని చెప్తున్నావు కరెక్టే, అందులో 837 కులాలు ఎంబీసీ కులాలు మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నాయని చెప్తున్నావు కరెక్టే, కానీ దీనికి ప్రాతిపదిక ఏంటిది అని ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్థాయిలో ఆ రోజు ఆయన చెప్పి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ నెహ్రూ గారు ఆ యొక్క రిపోర్ట్ ని ఆనాడు రిజెక్ట్ చేసిండ్రు.
ఇది చరిత్ర కాదనలేనటువంటి వాస్తవం అని సందర్భంగా మనందరం కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి. మరి ఇక్కడ डीजीपी जितेंद्र ने इंकशाफ किया कि तेलंगाना स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट में बेहतरीन सतह पर बॉक्सिंग और क्रिकेट मराकज़ कायम करने का मंसूबा है। रियासत भर में तेलंगाना स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट की बटालियन में तरबियत मुकम्मल करने वाले कांस्टेबलों की बॉक्सिंग आउट परेड जुम्मे को मुनक्किद हुई। डीजीपी जितेंद्र ने यूसुफगुड़ा फर्स्ट बटालियन हैदराबाद में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके खिताब किया। इस मौके पर डीजीपी ने याद दिलाया कि बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग और क्रिकेट खेलों में रियासत तेलंगाना को शोहरत दिलाने वाले बॉक्सर निखत जरीन और क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को रियासती हुकूमत ने डीएसपी की हैसियत से तकर्रुर किया है। उन्होंने कहा कि डीजीएसपी डिपार्टमेंट में तरबियती मराकज़ कायम किए जाएंगे ताकि इनकी क़यादत में हुनरमंदाना तरबियत दी जा सके। उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि डीजीएसपी के एहलकार अमन व सलामती को बरकरार रखने में काफ़ी शोहरत रखते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरी रियासतों में खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा कि तरबियत मुकम्मल करने वाले अमले को मंशियात की रोकथाम और साइबर जराइम पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जामियतुल मोमिनात हैदराबाद की मौजूदा 2 यौमी कुल हिंद ख्वातीन कॉन्फ्रेंस 11-12 जनवरी को ईदगाह मीर आलम हैदराबाद में शयानशाह तरीक़े से मुनक़्क़िद होगी। इस कॉन्फ्रेंस में दोनों शहरों के अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अज़ला से लगभग 1 लाख से ज़ायद ख्वातीन और तलबा शिरकत करेंगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP हैदराबाद व सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खुसूसी हिदायत पर जनाब मोहम्मद मुबीन MLA मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तमाम महकमे जात बल्दिया बरक़ी व आबरसानी RTC पुलिस लाइन ऑर्डर ट्रैफिक पुलिस ACP व दिगर महकमे जात के जिम्मेदाराना के साथ ईदगाह मीर आलम का तफसीली दौरा किया और कहा कि जामियतुल मोमिनात की 2 यौमी कुल हिंद ख्वातीन कॉन्फ्रेंस में आने वाली ख्वातीन व तलबात को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन सहूलियात फराहम किए जाने चाहिए और तमाम अहदेदारों से पुरजोर अपील की है कि पीने का पानी वजू का पानी ईदगाह के अंदरून व बैरून हिस्से में सफाई बिला वक्फा दौरान कॉन्फ्रेंस सफाई करने वाले मुलाजिमीन मौजूद रहें। ईदगाह के अंदरूनी हिस्से में गवर्नमेंट के तमाम स्ट्रीट लाइट खुले रहना चाहिए। लाइट व डी लाइट्स ईदगाह की तीनों गेटों की गलियों अंदरूनी व बैरूनी हिस्से में नस्ब करना चाहिए ताकि मुकम्मल रोशनी हासिल हो। मोहम्मद मुबीन MLA ने ख्वातीन से पुरजोर अपील की कि इस दीनी इज्तिमाह में शिरकत फरमा कर अपने दीनी मालूमात में इजाफा कर लें। इस 2 यौमी कुल हिंद ख्वातीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले ख्वातीन व तलबात को क़याम व ताम का मुकम्मल इंतज़ाम रहेगा। इसके अलावा दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाक़ों तक इज्तिमागाह तक मुफ्त बस सर्विस रहेगी। जामियतुल मोमिनात के मुबल्लिगात दोनों शहरों के अलावा इज़्ला में तारुफ़ी इज्तिमात को खिताब कर रही हैं और ख्वातीन को इज्तिमाह में शिरकत की तरगीब दे रही हैं। इस मौके पर डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली कादरी बानी व नाजिम आला जामियतुल मोमिनात ने तमाम शुरका का खैर मकदम करते हुए कहा कि ईदगाह में गेट नंबर 1 और 2 ख्वातीन के लिए मख्तिस की गई जिसमें मर्द हजरात का दाखिला ममनू होगा, जबकि गेट नंबर 3 सिर्फ मर्द हजरात के लिए होगी। वहीं पर मर्द मुकर्रीन का स्टेज होगा। ख्वातीन पस पर पर्दा इनके खिताबात को समात करेंगे। ईदगाह के दौरे में मोहम्मद कादिर कॉरपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी, डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वासी अहमद सूफी मुअत्तमिद इस्तकबालिया, डॉक्टर मुफ्ती SM सिराजुद्दीन अलहद, राशिद अब्दुल रज़्ज़ाक मेमन, मुफ्ती अब्दुल रहीम कादरी, शेख अब्दुल मजीद निगरान गाह ईदगाह मीर आलम, हाफिज़ मोहम्मद इमरान, मुफ्ती शेख आबिद, हाफिज़ मोहम्मद मुसाइब पाशा, दानिश मौलवी मोहम्मद फराज, मौलवी अबू बकर अत्तारी, मौलवी मोहम्मद ताहिर वगैरह शरीक रहे। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर वर्क डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंटों के साथ आज दौरा किया गया ईदगाह मीर आलम का। यहाँ पर जो जो चीज़ की ज़रूरत तमाम चीज़ों को ऑफिसर्स को बताया गया है।
जो सबसे अहम मसला हमारे को पीने का पानी और वज़ू के लिए पानी का इंतज़ाम होना बेहद ज़रूरी है। हमारे CGM विनोद भार्गव साहब ने ये तयक़ुन दिया है कि इंशाअल्लाह ताला पानी की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जो यहाँ पर इज्तिमा के लिए जो ख़वातीन आ रहे हैं उनके लिए पानी का माखूल पीने का पानी और वज़ू का पानी और वाशरूम्स के अंदर पानी का अहतमाम रहेगा। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जानिब से भी एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर्स को भी लगाने के लिए कहा गया। हमारे AD साहब ने ये तयक़ुन दिया है कि मोबाइल ट्रांसफार्मर भी यहाँ पर रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारे GHMC की जानिब से लाइटिंग का इंतज़ाम किया जाता है, जो VIP गेट्स से लेकर मीर आलम का जो ब्रिज है वहाँ तक के, और ये मेन इंट्रेंस जो ईदगाह का है वो रोड और अंदरूनी हिस्से के अंदर इंशाअल्लाह ताला बड़े हाइलोजेंस को लगाया जाएगा ताकि महकमा पुलिस की जानिब से कौमी माह बराए इंसदाद सड़क हादसा रोड सेफ्टी के ज़िम्मन में आज कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट डॉक्टर B अनुराधा की हिदायत पर ट्रैफिक और मुकामी पुलिस ने सिद्दीपेट ज़िले मुस्तकिल में मुकामी अवाम के इश्तराक से हेलमेट रैली निकाली। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट G मधु ने झंडी दिखाकर रैली का इफ्तिताह अंजाम दिया और इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क हादसात में इत्तेफाकी तौर पर कीमती इंसानी जानों के इतलाफ को रोकने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अदम इस्तेमाल से न सिर्फ कानून शक्नी होगी बल्कि कीमती इंसानी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने अवाम को रोड ट्रैफिक कानून से पूरी तरह वाकिफ रहकर पासदारी करने का मशवरा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक सिमन कुमार, ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, इंस्पेक्टर वासुदेव राव ओपनडर, दूसरे पुलिस मुलाजिमीन अवाम की कसीर तादाद हेलमेट रैली में शरीक होकर हेलमेट को इस्तेमाल करने का हल्फ लिया। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में सर्दी की शदीद लहर जारी। तेलंगाना के आदिलाबाद में जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात को कम से कम दर्जे हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसमियाती मरकज़ ने यह इत्तला दी। योमिया मौसम की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 7 दिनों के दौरान रियासत में खश्क मौसम बरकरार रहने का इम्कान है और अगले 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के कुछ अजला में मुख्तलिफ मकामात पर सुबह के औकात में धुंध या धुंध की सूरत हाल बरकरार रहने के आसार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहने का इम्कान है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मौसम खश्क रहा। जेडी मेटला सनायती इलाके में भयानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जेडी मेटला इलाके के मेरचेल दोलापल्ली में वाक़ रशिका केमिकल के गोदाम में ज़बरदस्त आग भड़क उठी है। गोदाम में आग लगने से कशीफ धुआं निकलने लगा, जिसके नतीजे में मुकामी अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुँचकर आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया। संगारेड्डी जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। गमड़ी दिला मंडल के नालवाली जंगलाती इलाके में एक कार और ऑटो के दरमियान तसादुम हो गया। इस हादसे में ऑटो में सफ़र करने वाले 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। हादसा नालवाली जंगलात के करीब बालानगर मैट्रिक नेशनल हाईवे पर पेश आया, जहां जुमे की सुबह नरसापुर की तरफ से आने वाली एक स्विफ्ट कार ने तेज रफ्तारी में पहले सामने से आने वाले ऑटो को टक्कर मार दी और फिर बालानगर से नरसापुर की तरफ जाने वाले एक और ऑटो को भी टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 3 मुसाफिर हलाक हो गए और 5 दीगर मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक हादसे में मेरठ जिले के कुतुबुल्लाहपुर से ताल्लुक रखने वाली मनीषा, मेदक जिले के रुस्तमपेट की रिहायशी डी ऐश्वर्या और कुतुबुल्लाहपुर स्वाराराम से ताल्लुक रखने वाले एक और शख्स हलाक हो गए, जबकि मजीद 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें नरसापुर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर वो ज़ेर इलाज है। मुकामी अफराद के इत्तला पर गमड़ी दिला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया।
अब वक्त है एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.